सुप्रभात बच्चों। हमारी बीए फाइनल की समकालीन हिंदी कविता, जो हमारी समकालीन हिंदी कविता जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, इसमें जो हमारे सिलेबस में अगली कविता है उनको प्रणाम, नागार्जुन जी की चौथा कवि है ये हमारा। इसकी व्याख्या हम करेंगे। ये जो कविता है, इस कविता के माध्यम से कवि नागार्जुन जी ने जो शहीद हैं, जिन्होंने देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और जो विज्ञापनों से दूर रहे, उन शहीदों को प्रणाम किया है। इन्होंने इनके माध्यम से उन शहीदों को भी प्रणाम किया है कि जिन्होंने कार्य तो शुरू किए, लेकिन वो अपने कार्य पूर्ण करने से पहले ही समाधि लीन हो गए, न्यौछावर हो गए, शहीद हो गए, उनको प्रणाम किया है। तो देख लेते हैं इस कविता में क्या कहते हैं नागार्जुन जी। एक इनका जो जीवन परिचय है वो क्या कहता है, क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि रहे हैं और जनवादी कवियों में ये प्रमुख स्थान रखते हैं। इनका जो जन्म था वो 1911 ईस्वी में दरभंगा जनपद, बिहार के जो दरभंगा जनपद में स्थित जो सतलखा गांव है उनमें उसमें हुआ था। संस्कृत पाठशाला से इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। बचपन वही दुखों में बीता था। बनारस और कोलकाता जो संस्था थी, ये जो स्कूल था, वहाँ पर इनकी उच्च शिक्षा हुई की इन्होंने अपनी पूर्ण। 1936 में श्रीलंका चले गए और इन्होंने अपना नाम वहीं पर क्या नागार्जुन रखा, और जो बौद्ध काल के जो प्रमुख दार्शनिक नागार्जुन के नाम का अनुकरण है। 1938 में ये फिर भारत लौटे और फिर इन्होंने भारत का भ्रमण किया, क्योंकि फक्कड़ स्वभाव के थे ये, मन का काम में किसी एक काम में नहीं लगता था। और हिंदी मासिक पत्र था जो दीपक और साप्ताहिक पत्र विश्व बंधु का संपादन किया। जीके का क्वेश्चन है ये। स्वतंत्रता संग्राम में भी इन्होंने भाग लिया। फलस्वरूप नागा बाबा के नाम से जाने जाने वाले कवि को अनेक बार जेल यात्रा करनी पड़ी। ये हमारा जीके का क्वेश्चन है कि नागा बाबा से किस कवि को जाना जाता था, नागार्जुन। और इनकी रचनाओं की बात करते हैं तो संस्कृत, बांग्ला और मैथिली भाषा के में भी इन्होंने साहित्य रचा है। काव्य कृतियाँ इनकी युग धारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, ये है। जीके का क्वेश्चन है पुरानी जुतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। खंड काव्य इनका भस्मांकुर। उपन्यास वरुण के बेटे, हीरक जयंती, बलचनमा, ये बलचनमा रतिनाथ की चाची और वरुण के बेटे, ये जीके का क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। नई पौध, कुंभीपाक, उग्रतारा, बाबा पटेश्वर नाथ, ये भी पूछ लिया जाता है। जमुनिया और सरस्वतिया, ये इनके उपन्यास थे, ये भी पूछ लिया जाता है कि वरुण के बेटे जो है वो काव्य संग्रह है, उपन्यास है, या फिर कहानी संग्रह है, या अनुवाद है, क्या है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। कहानी संग्रह आसमान में चंदा तेरे, और अनुवाद इनका जो है अनुवाद किया है इन्होंने गीत गोविंद का किया है, मेघदूत विद्यापति के गीत का किया है, विद्यापति की कहानियाँ। निबंध संग्रह अन्नम अनहीनम और क्रियाहीनम, और इसका संपूर्ण जो कृति तो है नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। पुरस्कार की बात करते हैं तो जो पुरस्कार और सम्मान मिले हैं इनको, हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान और उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार है। ये भी जीके का क्वेश्चन है कि भारत भारती पुरस्कार किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। और राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार है, ये भी दिया गया इनको, ये बिहार के द्वारा दिया गया, और बिहार, ये भी जीके का क्वेश्चन है। और पत्रहीन नगन गाछ मैथिली काव्य रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार है, कि किस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, तो वो था पत्रहीन नगन गाछ। मैथिली काव्य रचना है, ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। ये भी पूछ लिया जा सकता है कि ये रचना हिंदी में है या संस्कृत में है या मैथिली में है। साहित्यिक विशेषताओं की बात करते थे, समसामयिक जो राजनीतिक चित्रण है उसका चित्रण मिलता है इनके कवि में। यथा प्रकृति चित्रण है, वर्ग विषमता का उद्घाटन है, जैसे ये है बीज नहीं है, बैल नहीं है, वर्षा बिन अकुलाते हैं, नहर रेट बढ़ गया, खेत में पानी नहीं पटाते हैं, और नहीं भूमि में कनमा भर भी दाना उपजा पाते हैं, पिछला कर चुका न सके साहू की झिड़की खाते हैं। जो किसान आंदोलन चल रहा है ये इसी के कारण चल रहा है कि फिर से वही
जो बुरे दिन थे या जो हालत किसान की थी पहले, जो हमारा आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं चलाई और जो किसानों के लिए जो कुछ रियायतें बढ़ती थी, कहीं ना कहीं इस बिल के द्वारा वो रियायतें फिर से ख़त्म होने जा रही हैं और फिर से वही हालत पैदा होने वाली है। तो इस कारण से जो आज हमारा किसान आंदोलन चल रहा है, तो उस बात उसका ये प्रतिनिधित्व करती हैं ये लाइनें वर्ग विषमता का, क्योंकि जो नागार्जुन जी हैं उन्होंने किसान मजदूर की दैन्य अवस्था का वर्णन किया है, क्योंकि किसान और मजदूर इन दोनों का जो जीवन है वो एक जैसा ही होता है। इन दोनों की जो रोजी रोटी है वो खेती से ही जुड़ी हुई है। ये नहीं है कि जो खेत में के जोतता है या खेत जिसका है सिर्फ उसी की रोजी रोटी खेत से चलती है, बल्कि जो एक जिसके घर में चूल्हा जलता है, हर एक घर क्या है खेती से जुड़ा हुआ है और इन कृषि कानूनों से जुड़ा हुआ है। तो ये जो कृषि कानून है, क्योंकि हमारा विषय भी है और हम भी उससे कहीं जुड़े हैं, तो ये बिल्कुल रद्द होने चाहिए। और लक्ष्मी नामक कविता में महल झोपड़ी को आमने सामने रखकर इन्होंने क्या है बेकारी मजदूरों की छटनी जो है, ऋणग्रस्तता जैसी समस्याओं का भी वर्णन किया है। जैसे बेकार है जनबल हाथों पर चल रही है छटनी की यारी, और है न छोर है अपव्यय का जोर है। जैसे अभी रेलवे में भी छटनी हुई, कब तक चलेगा ऋण कब तक उधारी है, झुकाकर व्यथित माथ खाली मन खाली हाथ, पूजे तुम्हें कैसे कोटि नर नारी। नारी के प्रति भी जो प्रगतिशील दृष्टिकोण है उसका चित्रण मिला है। जैसे क्यों बूढ़े को करने लगी पसंद, क्या अनमोल समागम है अनिवार्य, सुर समाज की बुद्धि हो गई है भ्रष्ट, करते हैं कैसे कैसे खिलवाड़, बस यूं ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश। उन्होंने जो पर्दा प्रथा है, जो सोच है उस समाज की, उसको इन्होंने अनुचित ठहराया है। बाल विवाह है, बेमेल विवाह है, उसका भी विरोध किया है। विवाह है जो विधवा विवाह है उसका भी इन्होंने समर्थन किया है। कवि का जो नारी के प्रति जो यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है, प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। जो दाम्पत्य जीवन है, समवयस्क दंपति की जो अनिवार्यता है उस पर भी इन्होंने जोर दिया है। रति है, जो रति के माध्यम से इन्होंने अनमेल विवाह पर कटाक्ष किया है, जो अभी हमने बताया कि क्यों बूढ़े को करने लगी पसंद, क्या अनमेल समागम है अनिवार्य है। तो ये जो है जो जैसे जो गरीब की बेटी होती है, जो पीड़ित नारी होती है, वो अपनी जो समस्या है वो सामने नहीं रख पाती है, लेकिन जो एक लड़की है उसकी भावनाओं की कदर न करते हुए उसका भी कहीं उसकी आयु से बेमेल खाता है, कहीं विचारों से मेल नहीं खाता है। जो गरीब की बेटी होती है और जो अमीर होते हैं जिनकी उम्र बड़ी हो उम्र में वो इतने बड़े होते हैं, लेकिन उस बंधन के बल पर एक जो गरीब है की बेटी है वो उसके साथ उसका लगन करवा दिया जाता है। तो इस तरह से वो अनमेल विवाह वो सही नहीं है। प्रेम के प्रति पवित्र दृष्टिकोण है इनकी कविताओं में। जैसे प्रेम है का जो अलौकिक शरीर और पवित्र प्रेम का चित्रण किया है, यानी जो प्रेम होता है वो केवल शारीरिक प्रेम ही नहीं, जो हम प्रेम की एक भाषा समाज ने संकीर्ण सी भाषा बना दी है कि जो शारीरिक आकर्षण होता है, शारीरिक संबंध होते हैं, उसी को प्रेम मान लिया जाता है। प्रेम वो नहीं है, वो खाली क्या है एक हवस मात्र होती है। प्रेम जहाँ पर होता है वहाँ इन बातों का, इन शारीरिक संबंधों का इनका कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो प्रेम होता है वो अलौकिक होता है, अशरीरी और पवित्र प्रेम होता है। और यहाँ पर जो नागार्जुन है वो पत्नी के समक्ष अपना दोष स्वीकारते हैं कि मार्जना कर दोष मेरे, बहुत कुछ अविवाहित किया है, बहुत कुछ अनुचित किया है, क्षमा कर दे मुदित मन से क्योंकि तू सर्व सहा है। यानी जो नारी है वो सब कुछ सह सकती है। प्रत्यावर्तन जो दाम्पत्य प्रेम की रचना है इनकी, और इसलिए तू याद आए मैं कवि अपनी प्रियतमा को प्रेरक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। यह तुम थी में कवि नारी को बुढ़ापे के प्रेरक और जीवनदायिनी शक्ति के रूप में भी वो रखते हैं उसको। राष्ट्रीय भावना की अगर बात करते हैं तो कोई भी कवि क्या है अब राष्ट्रीय भावना से अछूता नहीं है, क्योंकि सबसे पहला जो मन में प्रेम आता है वो राष्ट्र प्रेम आता है। और नागार्जुन की जो कविताएं हैं उनमें भी राष्ट्रीय भावना का जो मार्मिक और सुंदर चित्रण मिलता है। मन प्राणों में राष्ट्र प्रेम की धुन बहुत गहरे तक समाई होती है। जो हमारी पहली कविता है इनकी, उनको प्रणाम,
वो उनका राष्ट्रीय प्रेम ही है। जैसे उन्होंने स्वतंत्र भारत में जो दीनहीन और दैन्य विकृत दशा को देखकर जो लिखी हैं कवि पंक्तियां हैं, स्ताति तुमको न क्या अपने वतन की पीर, हाय नाहक देश माता के दृगों से बह रहा है नीर। जो आज ये किसान बैठा है, ये भारत माता की आंखों से बह रहा नीर है, इसको हमें समझना होगा। और सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह देश आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया है, अब ये खोखला हो गया है। यानी कहीं ना कहीं हम इसको यूँ कह के कि भी जो बिजनेसमैन है वो अपने देश का है, नहीं, देश का हर पंक्ति में जो आखिर में खड़ा है वो आखिरी व्यक्ति भी देश है। उस आखिरी व्यक्ति की थाली से अगर एक दाना उठाते हो, अगर उसके पेट पर को आप काट रहे हो, तो ये देश को काट रहे हो, देश की आंखों में आंसू भर रहे हो। जैसे हो गया हाय पूरब उजाड़, खींच गया खून रह गया हाड़। और आगे करता है, जैसे कभी राष्ट्र प्रेम और भी उभरता है, जी करता है सीखूं मैं बंदूक चलाना, जी करता है सीखूं मैं फौलाद गलाना, जी करता है जन जन में भड़काऊं भोल सोले, जी करता है नेफा पहुंचूं दागूं गोले। तो ये इस तरह से नागार्जुन जी की जो कविता है राष्ट्र प्रेम से भरी हुई कविताएं हैं। हर कवि ने राष्ट्र प्रेम से भरी हुई कविताएं लिखी हैं। और अगली जो कविता है हमारे सिलेबस में, उनको प्रणाम, इसकी हम व्याख्या करते हैं। जैसे क्या कहते हैं इसमें कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम, कुछ कुंठित और कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए। कवि कहते हैं, जैसे एक बार हम इसकी कर लेते हैं, प्रश्न कर लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक समकालीन हिंदी कविता में संग्रहित उनको प्रणाम से ली गई हैं, जिसके रचयिता नागार्जुन जी हैं। इन्होंने अकिंचन और साहसी देश पर मर मिटने वाले शहीदों को प्रणाम किया है। क्या कहते हैं कि इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं कि जो नहीं हो सके पूर्ण काम मैं उनको करता हूँ प्रणाम। कवि कहते हैं कि वीर शहीदों के प्रति वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहते हैं कि जो वीर कभी अपने कार्य पूर्ण नहीं कर पाए, लेकिन जो कार्य उन्होंने शुरू किए लेकिन पूर्ण करने से पहले ही वो शहीद हो गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और कुछ कुंठित तो कुछ लक्ष्य भ्रष्ट जिनके अभिमंत्रित तीर हुए, कि मैं उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने तीर छोड़े लेकिन वो लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही भटक गए, कि जो तीर उनके जो धनुष था उनसे उन्होंने छोड़ तो दिए लेकिन लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही वो अपने रास्ते से भटक गए। अर्थात उनमें जो क्षमता थी वो कहीं ना कहीं कम पड़ गई, यानी अपने लक्ष्य का वो भेदन नहीं कर पाए। मैं उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूँ। और रण की समाप्ति के पहले ही जो वीर रिक्त तुणीर हुए उनको प्रणाम। और मैं उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूँ जिनके तरकस तुणीर यानी रिक्त तुणीर यानी तरकस, जिनके तरकस युद्ध की समाप्ति से पहले ही खाली हो गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। जो छोटी सी नैया लेकर उतरे करने को उद्धी पार मन की ही मन में ही रही स्वयं हो गए उसी में निराकार, उनको प्रणाम। और मैं उन शहीदों को भी प्रणाम करता हूँ जो जल वायु जो जैसे समुद्री जो नेवी के जो हमारे सैनिक होते हैं, वायु सेना होती है हमारी, स्थल सेना और जल सेना। यहाँ पर जल सेना के जो सैनिक हैं, नौ सैनिकों को प्रणाम किया है उन्होंने, कि मैं उन नौ सैनिकों को भी प्रणाम करता हूँ जो छोटी सी नाव लेकर अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करने के लिए विशाल समुद्र में और लहरों के बीच में उतर गए, लेकिन दुर्भाग्य के कारण वो समुद्र को पार करने में सफल नहीं हुए और उन लहरों में ही समा गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। विशेष की बात करते हैं तो इनमें वीर सैनिकों का जो साहस है, जो शौर्यपूर्ण प्रयास है, उनको प्रणाम करना चाहता है कवि। भाषा सहज सरल है, भावानुकूल है, तत्सम तद्भव शब्दावली जैसे पूर्ण है, कुंठित है, लक्ष्य भ्रष्ट है, अभिमंत्रित है, रिक्त तुणीर, ये सारे क्या हैं, तत्सम शब्दावली है। बाकी तद्भव शब्दावली है, पर और अगर क्योंकि एक साहस भर रहा है, ओज से भरपूर कविता है, पंक्तियाँ जोश भर रही हैं, तो ओज गुण है इसमें। अनुप्रास अलंकार है, हम देख लेते जैसे कुछ कुंठित में अनुप्रास अलंकार है। आगे क्या कहते हैं, और आत्मकथात्मक शैली का, क्योंकि कवि यहाँ खुद प्रस्तुत है हमारे सामने, तो आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है।
आगे क्या कहते हैं कि जो उच्च शिखर की ओर बढ़े रह रहकर न उत्साह भरे पर कुछ न ने ले ली हिम समाधि कुछ असफल ही नीचे उतरे उनको प्रणाम। क्या कहते हैं इन पंक्तियों के कि मैं उन वीरों को भी प्रणाम करता हूँ जो अपने देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए ऊपर हिमालय पर पर्वतों पर ऊंची चोटियों पर चढ़ गए और नए नए उत्साह में भरकर वो ऊंची चोटियों पर चढ़े। लेकिन जो ऊंची चोटियाँ थी जो बर्फ़ से ढकी हुई थी वो वहाँ पर ही समाधि ले गए यानी शहीद हो गए। और कुछ क्या थे, कुछ असफल ही नीचे उतरे और कुछ उनमें से असफल होकर नीचे वापस आ गए। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। एकांकी और अकिंचन हो जो भू परिक्रमा को निकले हो गए पंगु प्रतिपद इतने अदृष्ट के दाव चले उनको प्रणाम। और क्या कहते और मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जो उनको भी प्रणाम है मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जो खाली होकर भी अकेले होकर भी जिनके पास कोई साधन नहीं थे फिर भी वो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भ्रमण करने के लिए निकल गए और हो गए पंगु। और वो भ्रमण नंगे पांव चले थे और वो इतने लाचार हो गए कि वो अपने कार्य में सफल नहीं हो पाए और भी यानी वो अपने भाग्य के कारण वो सफल नहीं हो पाए। प्रतिपद इतने अदृष्ट के दाव चले कि और उनके रास्ते में न जाने हर एक पग पर कितने ही न दिखाई देने वाले षड्यंत्र भी रचे गए। मैं और जिसके कारण से वो अपने कार्य में सफल नहीं हुए मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। इसमें विशेष की बात करते हैं तो कवि ने जो शूरवीर थे जिन्होंने अपने साहस के साथ में अपने कार्य की शुरुआत की लेकिन वो वहीं पर शहीद हो गए और कुछ अपना कार्य पूरा न करने के कारण लेकिन वापस आ गए। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। ये बात कही यानी कर्तव्यनिष्ठा और बहादुरी को प्रणाम किया है। भाषा वैसे सरल भावनुकूल है, खड़ी बोली है, ये ध्यान रखना। तत्सम तद्भव शब्दावली है जैसे नव नव शिखर उच्च हिम समाधि प्रणाम भू परिक्रमा एकांकी अकिंचन प्रतिपद अदृष्ट ये पंगु ये क्या है तत्सम शब्दावली है। बाकी तद्भव शब्दावली है। आगे क्या कहता है कि कृत नहीं जो हो पाए प्रत्युत फांसी पर झूल गए कुछ ही दिन बीते हैं फिर भी यह दुनिया जिनको गई भूल उनको प्रणाम। कवि कहता है कि जो अपने कार्य जिन्होंने कार्य शुरू किया लेकिन कार्य करने में वो कार्य पूरा होने से पहले ही वो पकड़े गए और उनको फांसी पर चढ़ा दिया। यानी यहाँ भगत सिंह और जो उधम सिंह है उधम सिंह जी ने तो जो लक्ष्य उनका था कि वहाँ जाकर जो जलियांवाला बाग के हत्याकांड का मुख्य कर्ता धर्ता था जाकर उसके देश में ही मारना, तो वहाँ पर उन्होंने उसको जाके मारा। भगत सिंह थे, अशफाकुल्ला थे, तो न जाने कितने ही थे जो जिन्होंने साहस करके उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, देश में क्रांति लेकर आए। लेकिन आज़ादी से पहले ही क्या है वो पकड़े गए और उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। कुछ ही दिन बीते हैं कि इन बातों को कुछ ही दिन बीते हैं जिनको इस दुनिया भूल गई है। यानी हम अपने शहीदों की कुर्बानी को भूल गए हैं। उन्होंने इस आज़ादी के लिए, देश की खुशहाली के लिए, यहाँ इस देश के किसान मजदूर के लिए, इस देश के हर नागरिक के लिए इस आज़ादी को चुना था और इस आज़ादी के लिए ही उन्होंने फांसी पर लटकना पड़ा था। हम उनको भूल गए हैं लेकिन मैं उनको प्रणाम करता हूँ। थी उग्र साधना कर जिनका जीवन नाटक दुखांत हुआ था जन्म काल में ही सी लगन पर कुछ समय ही देहांत हुआ उनको प्रणाम। क्या कहते हैं कि मैं उन वीरों को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। उग्र यानी बहुत ही कठिन तपस्या की थी और उनके जीवन का जो अंत था, जीवन रूपी जो नाटक था उसका अंत अत्यंत ही दुखद था। और पर कुछ में ही देहांत की जन्म काल में सी लगन, और जिनके जन्म काल में कहते हैं सी लगन था क्योंकि सी लगन वालों को ये बोला जाता है कि उनकी आयु दीर्घ आयु होती है, यानी वो लंबे समय तक जीते हैं लेकिन कम समय में ही उनका देहांत हो गया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि जो जन्म कुंडली में जिनके सी लगन होता है ज्योतिष के अनुसार तो वो उनकी आयु लंबी होती है, लेकिन
जो देश के लिए जिन्होंने कठिन कठोर साधना की थी, जिसके कारण से उनसे लगन होने के बाद भी वो कम समय में ही, कम आयु में ही वीरगति को प्राप्त हो गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। विशेष की बात करते हैं तो सूरवीरों की असफलता दुर्भाग्य को भुलाकर उनकी सूरवीरता को प्रणाम करने के लिए कहा है और वो खुद भी सलाम कर रहे हैं। भाषा विषय सरल, साहित्य खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, पर है जैसे उग्र है, प्रत्युत है, यहाँ पर दुखांत है, जन्म कुशमय, ये साधना प्रणाम, ये इनकी तत्सम शब्दावली है। कृत तत्सम शब्दावली है। कृत में हम देखें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है और आत्मकथात्मक शैली का तो प्रयोग हुआ ही है। आगे क्या कहा कि दृढ़ वृत्त और दुर्दम साहस के जो उदाहरण थे मूर्तिमंत पर निर्बधी बंदी जीवन ने जिनकी धुन का कर दिया अंत, उनको प्रणाम। जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से दूर रहे, प्रतिकूल परिस्थिति ने जिनके कर दिए मनोरथ चूर चूर, उनको प्रणाम। और इन पंक्तियों में क्या कहते हैं नागार्जुन जी की जो दृढ़ व्रत, जो इरादे के पक्के थे और जिनमें दुर्दम यानी जो अदम्य, जिनमें दुर्दम यानी जिनमें अदम्य साहस भरा हुआ था, जो उदाहरण थे मूर्तिमंत और जो साक्षात उदाहरण थे किसके, जो साक्षात अदम्य साहस के उदाहरण थे, परंतु पर निर्बंधी बंदी जीवन है जिनकी, लेकिन निर्बधी यानी जिसकी अवधि निश्चित न हो, निर्बधी बंदी जीवन है कि यानी जो आजीवन कारावास की, जिसकी जब तक सांस रहती तब तक उनको कारावास में रखा जाता है, यानी जिसकी निश्चित अवधि न, निरवधि यानी जिसकी निश्चित अवधि न हो कि, परंतु दुर्भाग्यवश दुश्मन के द्वारा उनको निरवधि यानी अवधि कोई, जिनके कारावास की कोई अवधि निश्चित नहीं की गई, जिसकी वजह से उनके मन की जो थी उमंगे थी, जो साहस था उनमें, जो उत्साह भरा था वो समाप्त हो गया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। कवि क्या कहते हैं कि जो वीर इरादे के पक्के और अदम्य साहस के साक्षात उदाहरण थे, पर निरवधि बंदी जीवन है, लेकिन शत्रु के द्वारा उनको अनिश्चितकालीन कारावास दिया जाने के कारण उनकी धुनों को, उनकी उमंगों को समाप्त कर दिया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और जिनकी सेवाएं अतुलनीय पर विज्ञापन से दूर रहे, जिन्होंने देश की इतनी सेवा की जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती, और जो हमेशा विज्ञापनों से दूर रहे, जिन्होंने अपनी सेवा का कोई श्रेय नहीं लेना चाहा, लेकिन दुर्भाग्य के कारण विपरीत परिस्थितियों ने, कठिन परिस्थितियों ने उनकी अभिलाषाओं को, मनोरथ यानी अभिलाषाओं को चूर चूर कर दिया। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। और तो विशेष की बात करते हैं तो इसमें वही कवि ने सूरवीरों की असफलता, हम देखो हम ये सोचते हैं कि जो सफल हो गया तो उसको ही हम याद रखते हैं, नहीं, जो देश की सेवा में लगा लेकिन किसी न किसी कारणवश वो सफल होकर नहीं लौटा, बीच में शहीद हो गया और किसी कारण से असफल हो गया, हमें उसकी उस साहस को, उसकी उस कर्तव्य प्राणता को नहीं भुलाना चाहिए। हमें उसका पूरा का पूरा, उसको पूरा सम्मान देना चाहिए और उसको सलाम, कवि ने उनको सलाम किया है। भाषा विषय सरल, भावानुकूल, साहित्यिक खड़े बोली है। तत्सम शब्दावली से दृढ़ वर्त, दुर्दम, मूर्तिमंत, निरवधि, अतुलनीय, प्रतिकूल, ये क्या है, सारी की सारी तत्सम शब्दावली है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर, जैसे मूर्तिमंत अनुप्रास अलंकार है, प्रतिकूल परिस्थिति में अनुप्रास अलंकार, चूर चूर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ये थी हमारी कविता उनको प्रणाम, जो आज की परिस्थितियों में और हमेशा जो प्रासंगिक रहेगी। धन्यवाद।